प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं रजनीश तिवारी और आप लोग जुड़ चुके हैं स्प्लाइसिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन चैप्टर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक है बच्चों मादा युग्मकोद्भिद, जिसे कि भ्रूण कोश के नाम से जाना जाता है। इस पूरे के पूरे टॉपिक में हम लोगों को 2 सेक्शन में डिस्कशन अपना कंप्लीट करना है। पहले सेक्शन में हम लोग ये समझेंगे कि आखिरकार मादा युग्मकोद्भिद अर्थात भ्रूणकोश का विकास कैसे होता है, और दूसरे सेक्शन में हम लोग ये समझेंगे कि मादा युग्मकोद्भिद अर्थात भ्रूणकोश की संरचना क्या होती है। इन्हीं दोनों टॉपिक को हमें आज के इस लेक्चर में कवर करना है। तो चलिए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिरकार मादा युग्मकोद्भिद अर्थात भ्रूणकोश का निर्माण कैसे होता है या भ्रूणकोश का विकास कैसे होता है। ठीक है, इसी लेक्चर के अंत में हम लोग उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस इस टॉपिक से संबंधित यूपी बोर्ड की परीक्षा में आए हुए हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग समझिए मादा युग्मकोद्भिद के विकास की प्रक्रिया। तो ध्यान रखिएगा, पहला और आसान प्रश्न जो पूछा जाता है इस टॉपिक से वो यही पूछा जाता है कि पुष्पीय पौधों में या आवृतबीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद कौन सी संरचना प्रदर्शित करती है। तो मादा युग्मकोद्भिद को कौन सी संरचना प्रदर्शित करता है बच्चों? भ्रूण कोश प्रदर्शित करता है। 1 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन में या फिर 1 नंबर के रिटन क्वेश्चन में भी इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आप लोग जानते हैं कि गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। बीजांड के अंदर पुष्पीय पौधों में 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते थे, जिसमें से 3 गुरु बीजाणु जो बीजाणुद्वारी सिरे की ओर होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और 1 गुरु बीजाणु जो निभाग सिरे की ओर होता है वो जीवित बचा रहता है। तो ये मान लीजिए कि ये वो गुरु बीजाणु है जो जीवित बचा हुआ है, और इसी गुरु बीजाणु के विकसित होने से अब किसका निर्माण होना है? भ्रूणकोश यानी कि मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होना है। तो चलिए ये मान लीजिए कि ये वो कोशिका है, ये वो गुरु बीजाणु है जो जीवित बचा हुआ है, और इसी गुरु बीजाणु के विकसित होने से मादा युग्मकोद्भिद यानी भ्रूणकोश का निर्माण होता है। इस गुरु बीजाणु को कहा जाता है बच्चों क्रियाशील गुरु बीजाणु। इसे किस नाम से जाना जाता है? क्रियाशील गुरु बीजाणु के नाम से जाना जाता है। और इसी क्रियाशील गुरु बीजाणु में विकास होगा, इसी फंक्शनल मेगास्पोर का डेवलपमेंट होगा, और इसके डेवलपमेंट से पुष्पीय पौधों में मादा युग्मकोद्भिद अर्थात भ्रूणकोश निर्मित होगा। अब इस पूरे के पूरे विकास की प्रक्रिया को आप समझिए कि किस प्रकार से इसका विकास होता है। ध्यान रखिएगा, इस क्रियाशील गुरु बीजाणु का जो विकास होता है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? समसूत्री विभाजन के द्वारा। 3 क्रमिक समसूत्री विभाजन होंगे। क्रमिक का मतलब है पहला, उसके तुरंत बाद दूसरा और उसके तुरंत बाद तीसरा, और इन्हीं 3 क्रमिक समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप एक बहुकोश की संरचना निर्मित होगी, और उसी बहुकोश की संरचना को भ्रूणकोश के नाम से जाना जाएगा। कैसे होता है भ्रूणकोश का निर्माण, इस प्रक्रिया को आइए हम लोग समझते हैं। तो ये है क्रियाशील गुरु बीजाणु। इसमें पहला समसूत्री विभाजन होगा, यानी इसमें फर्स्ट माइटोसिस होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, माइटोसिस की प्रक्रिया के दौरान 2 चरण होते हैं। पहले केंद्रक का विभाजन होता है और फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। लेकिन इस स्थिति में भ्रूणकोश के निर्माण के दौरान, इस माइटोसिस के दौरान केवल और केवल कौन सा विभाजन हो रहा है बच्चों? केंद्रक का विभाजन होता है। केवल और केवल कौन सा विभाजन हो रहा है? केंद्रक का विभाजन होता है। यहाँ पर कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। तो चलिए देखिए, जैसे ही केंद्रक का विभाजन हुआ तो ये जो क्रियाशील गुरु बीजाणु है, इस क्रियाशील गुरु बीजाणु में केंद्रक के विभाजन होते ही अब कितने केंद्रक बन जाएंगे बच्चों? 2 केंद्रक बन जाएंगे। एक केंद्रक कौन सा हो गया? एक केंद्रक मान लीजिए ये हो गया, और दूसरा केंद्रक कौन सा हो गया? ये। आप जानते हैं कि केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया से एक से कितने केंद्रक बन चुके हैं? 2 केंद्रक। जैसे ही ये दोनों केंद्रक निर्मित होते हैं, ये दोनों केंद्रक एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं, और गति करते हुए ये विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही विपरीत ध्रुवों पर ये पहुंचते हैं, समसूत्री विभाजन दूसरा फिर से यहाँ पर होता है। यानी यहाँ पर अब क्या होगा बच्चों? सेकंड माइटोसिस होगा,
दूसरा समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो समसूत्री विभाजन है इस बार भी केवल और केवल विभाजन किसका होता है बच्चों, केंद्रक का होता है, कोशिका द्रव्य का कोई विभाजन नहीं हो रहा है। ध्यान रखिएगा, जब तक कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा तब तक नई कोशिकाएं नहीं बनेंगी, लेकिन केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया से नए केंद्रकों का निर्माण हो रहा है। तो चलिए एक बार इसमें फिर से केंद्रक का विभाजन हुआ। बताइए इस बार की कंडीशन क्या होगी बच्चों, इस बार की कंडीशन ये होगी कि ये जो हमारी कोशिका है इस कोशिका में अब कितने केंद्रक बन जाएंगे, 2 से 4 केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। ये मान लीजिए इस ध्रुव पर 1-2 केंद्रक ये हो गए और इस ध्रुव पर भी 2 केंद्रक क्या हो चुके हैं, निर्मित हो चुके हैं। टोटल 4 केंद्रकों का निर्माण हो चुका है। अभी भी कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ है, कोशिका द्रव्य अभी भी क्या है बच्चों, अविभाजित है। तो ये मान लीजिए कि इस कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य भरा है और ये कोशिका द्रव्य में अभी कोई विभाजन नहीं हुआ है। 2 समसूत्री विभाजन पूरे हो चुके हैं, एक समसूत्री विभाजन और होना है और तीसरे समसूत्री विभाजन के होते ही हमारे भ्रूणकोश के निर्माण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो जाएगी और फिर क्या हो जाएगा बच्चों, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो चलिए अब क्या होगा बच्चों, थर्ड माइटोसिस होगा, तीसरा समसूत्री विभाजन होगा। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, थर्ड माइटोसिस हो रहा है, तीसरा समसूत्री विभाजन। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी जो तीसरा समसूत्री विभाजन होता है इस दौरान क्या विभाजित हो रहा है, केंद्रक में विभाजन हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर भी केंद्रक का क्या हो गया है, विभाजन। ध्यान रखिए जैसे ही केंद्रक का विभाजन होगा आपको पता है अब क्या होंगे, 4 से 8 नए केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। तो ये है हमारा भ्रूणकोश जो विकसित हो रहा है और इसमें अब केंद्रक कितने बन चुके हैं, 4 से 8, यानी कि एक केंद्रक ये हो गया, दूसरा केंद्रक ये हो गया, तीसरा केंद्रक ये हो गया और चौथा केंद्रक ये हो गया। ये एक ध्रुव पर हो गए, एक केंद्रक ये हो गया, दूसरा केंद्रक ये हो गया, तीसरा केंद्रक ये हो गया और मान लीजिए चौथा केंद्रक ये। तो दोनों ध्रुवों पर, ठीक है, एक ध्रुव या एक सिरा कौन सा है, बीजांडद्वारी सिरा, और दूसरा कौन सा है, निभाग सिरा। तो इन दोनों सिरों पर 4-4 केंद्रक बन चुके हैं। जैसे ही 4 केंद्रक निर्मित होते हैं अब फिर से हर एक ध्रुव से एक एक केंद्रक सेंटर की ओर या मध्य की ओर गति करने लगता है और जैसे ही सेंटर की ओर या मध्य की ओर गति करके ये केंद्रक मध्य में पहुंचते हैं, इनके मध्य में पहुंचते ही अब क्या हो जाता है बच्चों, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है। इसका मतलब साइटोकाइनेसिस हो जाती है। क्या हो जाती है यहाँ पर, साइटोकाइनेसिस हो जाती है, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है और कोशिका द्रव्य विभाजन होते ही अब ये जो हमारी संरचना है ये 7 कोशिका और 8 केंद्रक में परिवर्तित हो जाती है। तो चलिए ये है हमारे पास हमारा भ्रूणकोश और अब इस भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ निर्मित हो गई हैं। कितनी कोशिकाएं बच्चों, 3 कोशिकाएं। तो चलिए बनाते हैं, एक कोशिका ये हो गई, दूसरी कोशिका ये हो गई और तीसरी कोशिका ये हो गई। 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ, ऊपर का मतलब निभाग सिरे की ओर। बताइए नीचे की तरफ भी 3 कोशिकाएं निर्मित हो गई हैं। एक कोशिका मान लीजिए ये हो गई और दूसरी कोशिका कौन सी हो गई बच्चों, ये हो गई और इन दोनों के बीच में एक बड़ी कोशिका निर्मित होती है। तो चलिए इन दोनों के बीच में ये एक बड़ी कोशिका का निर्माण हो चुका है। ठीक है, इसको अलग कलर से बना देते हैं। तो ये एक एक कोशिकाएं, ये जो ग्रीन कलर की हैं इनकी संख्या 2 और एक कोशिका बीच में येलो कलर की है जो क्या है बच्चों, बड़ी कोशिका है। तो 3 कोशिकाएं किधर की ओर, बीजांडद्वारी सिरे की ओर भी निर्मित हो चुकी हैं। ठीक है, और बीच में मध्य में एक कोशिका निर्मित होती है, मध्य में एक कोशिका निर्मित होती है। चलिए इसको रेड कलर से मार्क कर देते हैं। तो मध्य की ये जो कोशिका है यहाँ पर एक कोशिका उपस्थित होती है और यही बहुकोश की संरचना क्या कहलाता है, भ्रूणकोश कहलाता है। ठीक है, तो ये है हमारा भ्रूणकोश बहुकोश की संरचना। अब आप केंद्रक को, डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा दीजिए। बोलिए 3 केंद्रक ऊपर थे तो एक एक कोशिकाओं में एक एक केंद्रक उपस्थित हो गए हैं। 3 केंद्रक ये हो गए, 3 केंद्रक नीचे की तरफ 3 कोशिकाओं में, एक एक केंद्रक तीनों कोशिकाओं के अंदर उपस्थित है और विपरीत ध्रुवों से चल करके एक एक केंद्रक सेंटर में पहुंचा था। तो जो मध्य वाली कोशिका है, जो बीच वाली कोशिका है, यहाँ पर आपको कितने केंद्रक देखने को मिलेंगे, 2 केंद्रक देखने को मिलेंगे। क्योंकि कोशिका द्रव्य विभाजन हो चुका है तो अब सभी कोशिकाओं के पास अपना क्या मौजूद है बच्चों, कोशिका द्रव्य मौजूद है। सभी कोशिकाओं के पास अपना कोशिका द्रव्य मौजूद है। ये हो गई हमारे पास जो कोशिकाएं और इन कोशिकाओं में इनका अपना कोशिका द्रव्य क्या होता है, उपस्थित होता है। तो आप देख रहे हैं कि यही जो संरचना निर्मित हुई है यही संरचना है हमारा क्या बच्चों,
परिपक्व भ्रूणकोश, ये जो संरचना निर्मित हुई है ये है परिपक्व भ्रूणकोश। इस संरचना को क्या कहा जाता है? परिपक्व भ्रूणकोश कहा जाता है। इसको मैच्योर एम्ब्रियो सैक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मैच्योर एम्ब्रियो सैक कहते हैं। और आप ये बताइए इस मैच्योर एम्ब्रियो सैक में कितनी कोशिकाएं उपस्थित हैं? इस मैच्योर एम्ब्रियो सैक में 7 कोशिकाएं उपस्थित हैं। इसका मतलब कि ये जो संरचना होती है, जो परिपक्व भ्रूणकोश होता है, बताइए उसमें कितनी कोशिकाएं हैं बच्चों? 7 कोशिकाएं हैं। इसका मतलब ये संरचना कैसी है बच्चों? 7 कोशिकीय है। और इसमें केंद्रक कितने हैं? 8 केंद्रक पाए जाते हैं। तो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना क्या कहलाती है? परिपक्व भ्रूणकोश कहलाती है। किसकी? पुष्पीय पौधों की। तो 7 केंद्रक और 7 कोशिका और 8 केंद्रक, यही परिपक्व भ्रूणकोश की संरचना है। एक बार पूरी प्रक्रिया को मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। मादा युग्मकोद्भिद को भ्रूणकोश कहा जाता है। इस भ्रूणकोश का निर्माण क्रियाशील गुरु बीजाणु के विकसित होने से होता है। भ्रूणकोश के निर्माण की प्रक्रिया में क्रियाशील गुरु बीजाणु में 3 क्रमिक समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 7 कोशिकीय एवं 8 केंद्रकीय संरचना का निर्माण होता है। और इसी 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना को भ्रूणकोश कहा जाता है, जो कि मादा युग्मकोद्भिद को प्रदर्शित करता है। क्लियर है? चलिए अब आप हमको ये बताइए, इस पूरे के पूरे भ्रूणकोश के निर्माण की प्रक्रिया में कितने गुरु बीजाणु शामिल हुए हैं? 1 गुरु बीजाणु। ये सिंगल 1 गुरु बीजाणु ने ही 3 समसूत्री विभाजन करके इस क्रियाशील गुरु बीजाणु का निर्माण, इस परिपक्व भ्रूणकोश का निर्माण किया है। इसका मतलब कि जब भ्रूणकोश के निर्माण की प्रक्रिया में 1 क्रियाशील गुरु बीजाणु शामिल होता है तो इस प्रकार के विकास को क्या कहते हैं बच्चों? एक बीजाणुक विकास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एक बीजाणुक विकास के नाम से जाना जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एक बीजाणुक विकास क्या है? तो आप क्या बताएंगे बच्चों कि एक क्रियाशील गुरु बीजाणु से समसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूणकोश के निर्मित होने की प्रक्रिया को ही एक बीजाणुक विकास कहा जाता है। और ज़्यादातर पुष्पीय पौधों में इसी प्रकार की प्रक्रिया से भ्रूणकोश, ये कहें मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपसे अगर प्रश्न मादा युग्मकोद्भिद के विकास से संबंधित आएगा तो आप बड़ी आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। आपको प्रश्न का जवाब देने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये कोशिका द्रव्य है जो यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए। ये तो हो गया किसका बच्चों? युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश के विकास की प्रक्रिया। अब प्रश्न अलग से आता है कि मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का सचित्र वर्णन कीजिए। तो सचित्र वर्णन आपको किसका करना है? सचित्र वर्णन करना है परिपक्व भ्रूणकोश का। तो चलिए आइए अब हम लोग इस परिपक्व भ्रूणकोश की स्ट्रक्चर को अलग से बनाते हैं और उसमें देखते हैं कि ये जो कोशिकाएं हैं इनका नाम क्या है, कौन सी कोशिका किधर की ओर उपस्थित होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोगों को डिस्कस करना है मादा युग्मकोद्भिद या ये कहें भ्रूणकोश की संरचना। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है भ्रूणकोश का जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बाद में समझेंगे। इस स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम लोग खुद से स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं एक परिपक्व भ्रूणकोश में। चलिए बच्चों हम लोग बनाते हैं। ये है हमारे पास एक परिपक्व भ्रूणकोश की संरचना। इस परिपक्व भ्रूणकोश की संरचना में 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। ऊपरी सिरे को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं बच्चों? निभाग सिरा। और निचला सिरा क्या कहलाता है? बीजांडद्वारी सिरा। तो चलिए सबसे पहले इस निभाग सिरे की ओर 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस निभाग सिरे की ओर कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं बच्चों? 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिका ये हो गई, दूसरी कोशिका ये हो गई और तीसरी कोशिका ये। तो निभाग सिरे की ओर उपस्थित इन 3 कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? इनको कहा जाता है बच्चों प्रतिव्यासांत कोशिका। ये इस कोशिका का अपना केंद्रक हो गया, ये इस कोशिका का अपना केंद्रक हो गया और ये इस कोशिका का अपना केंद्रक हो गया। और इसी में क्या उपस्थित है? इनका अपना कोशिका द्रव्य। तो ये कोशिका द्रव्य उपस्थित है। ये हर एक कोशिका का अपना कोशिका द्रव्य है। तो ये 3 कोशिकाएं जो निभाग सिरे की ओर उपस्थित होती हैं, इन्हीं तीनों कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? इनको कहा जाता है बच्चों प्रतिव्यासांत कोशिका। इन कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? प्रतिव्यासांत
कोशिका के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं बच्चों एंटीपोडल सेल। किस नाम से जाना जाता है इंग्लिश में? एंटीपोडल सेल के नाम से जाना जाता है। प्रतिव्यासांत कोशिका के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए, 3 कोशिकाएं निचले सिरे की ओर भी पाई जाती हैं, जिसमें से 2 कोशिकाएं क्या होती हैं? छोटे आकार की होती हैं। तो चलिए, ये 2 कोशिकाएं क्या हैं बच्चों? छोटे आकार की हैं, जो निचले सिरे की ओर पाई जा रही हैं, और एक कोशिका बड़े आकार की होती है, जो निचले सिरे की ओर पाई जाती है। तो ये दोनों कोशिकाएं छोटे आकार की हैं। इन छोटे आकार की कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? सहाय कोशिका के नाम से जाना जाता है। इन छोटे आकार की जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को सहाय कोशिका कहा जाता है। सिनर्जिड सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक कोशिका ये हो गई और दूसरी कोशिका ये हो गई। ये दोनों कोशिकाएं सहाय कोशिका के नाम से जानी जाती हैं। ये इस कोशिका का अपना केंद्रक हो गया और ये इस कोशिका का अपना केंद्रक हो गया। ठीक है, इस कोशिका में ये इसका अपना कोशिका द्रव्य हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों? इस कोशिका का अपना कोशिका द्रव्य हो गया। ये दोनों कोशिकाएं जो ग्रीन कलर से हमने बना के रखी हैं, इन कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? सहाय कोशिका के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है बच्चों? सहाय कोशिका के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको आप सिनर्जिड सेल कहते हैं। इंग्लिश में इस कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? सिनर्जिड सेल के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या कितनी है बच्चों? 2 है। और इधर ध्यान दीजिए, बीच में एक बड़े आकार की कोशिका होती है। यहाँ पर एक बड़े आकार की कोशिका होती है, इसी बीजांडद्वारी सिरे की ओर। ये जो कोशिका बड़े आकार की है, इस कोशिका को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? अंड कोशिका के नाम से जाना जाता है। ये जो बीच में येलो कलर की हमने बड़े आकार की कोशिका बनाई है, इस कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? अंड कोशिका के नाम से जाना जाता है। तो ये है बच्चों कोशिका, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? अंड कोशिका के नाम से जानते हैं। थोड़ा पेन को और ज़्यादा बोल्ड कर लेते हैं। तो ये जो कोशिका है, इसको किस नाम से जाना जाता है? अंड कोशिका के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में बच्चों इसको एग सेल कहते हैं। और यही अंड कोशिका ही पुष्पीय पौधों का मादा युग्मक है। और आप लोग जानते हैं कि जिस संरचना के अंदर युग्मकों का निर्माण होता है, या जो संरचना युग्मकों का निर्माण करती है, उसी संरचना को युग्मकोद्भिद कहा जाता है। क्योंकि पुष्पीय पौधों में मादा युग्मक का निर्माण यानी अंड कोशिका का निर्माण किस में हो रहा है? भ्रूणकोश में हो रहा है। इसीलिए पुष्पीय पौधों में भ्रूणकोश को ही मादा युग्मकोद्भिद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, ये अंड कोशिका हो गई। इस कोशिका में अपना इसका क्या भरा हुआ है बच्चों? कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। तो 3 कोशिकाएं ऊपर निभाग सिरे की ओर, 3 कोशिकाएं नीचे किधर की ओर बच्चों? बीजांडद्वारी सिरे की ओर, और एक कोशिका मध्य में पाई जाती है, जो रेड कलर से हम बना रहे हैं। सबसे बड़ी कोशिका भ्रूणकोश की यही होती है, और इसको किस नाम से जाना जाता है? ये सबसे बड़ी जो कोशिका है भ्रूणकोश की, इसी कोशिका को कहा जाता है बच्चों, इसी कोशिका को कहा जाता है केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल। और इस केंद्रीय कोशिका में जो केंद्रक होते हैं वो कितने पाए जाते हैं? 2 केंद्रक पाए जाते हैं। ये 2 केंद्रक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। कहाँ पर? इस केंद्रीय कोशिका में। और इसके अलावा यहाँ पर इसका अपना कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। तो ये केंद्रीय कोशिका का अपना क्या भरा हुआ है बच्चों? कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। ठीक है, ये केंद्रीय कोशिका का क्या भरा हुआ है? कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। ठीक, चलिए, इस कोशिका को हम लोग नाम दे देते हैं। ये जो कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका, इसी कोशिका को क्या कहते हैं आप? केंद्रीय कोशिका कहते हैं। तो ये जो सबसे बड़े आकार की कोशिका है, ये क्या कहलाती है बच्चों? केंद्रीय कोशिका कहलाती है। और सेंट्रल सेल, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाएगा बच्चों? सेंट्रल सेल कहा जाता है। और इसमें केंद्रक पाए जाते हैं 2, और इन दोनों केंद्रकों को किस नाम से जाना जाता है? ध्रुवीय केंद्रक के नाम से। ओहो, इन दोनों केंद्रकों को किस नाम से जाना जाता है? ध्रुवीय केंद्रक के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के दोनों केंद्रकों को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? ध्रुवीय केंद्रक के नाम से जाना जाता है। तो ये जो कोशिका है बड़े आकार की, ये कोशिका तो हो गई बच्चों केंद्रीय कोशिका। और यहाँ पर जो केंद्रक उपस्थित हैं, इन दोनों के दोनों केंद्रकों को किस नाम से जाना जाता है? ध्रुवीय केंद्रक। तो ये हो गए ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ध्रुवीय केंद्रक क्या है? केंद्रीय कोशिका में अंत में उपस्थित दोनों केंद्रक क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय केंद्रक। इसको आप पोलर
न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं, ध्रुवीय केंद्रक के नाम से जानते हैं। अब इधर ध्यान दीजिए, ये जो हमारे पास सहायक कोशिका है, कहाँ पे है सहायक कोशिका बच्चों? बीजांडद्वारी सिरे की ओर। मैं इधर लिख देता हूँ, ये नीचे वाला जो सिरा है ये हमारे बीजांड का कौन सा सिरा है बच्चों? बीजांडद्वारी सिरा, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सी कोशिकाएं किधर उपस्थित हैं। तो बीजांडद्वारी सिरा, और ऊपर का जो सिरा है इसको आप क्या कह रहे हैं बच्चों? निभाग सिरा कह रहे हैं, चलेजल इंड, है ना। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? चलेजल इंड कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? माइक्रोपाइलर इंड, माइक्रोपाइलर इंड कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इधर ध्यान दीजिए। तो बीजांडद्वारी सिरे की ओर 3 कोशिकाएं हैं। जो छोटे आकार की कोशिका है वो सहायक कोशिका, और इसी सहायक कोशिका पर क्या पाई जाती हैं? अंगुली के समान संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। इस सहायक कोशिका पर आपको क्या देखने को मिलेंगी बच्चों? अंगुली के समान संरचना देखने को मिलेगी। तो चलिए, इसी सहायक कोशिका पर आपको इस प्रकार से अंगुली के समान संरचना, इस सहायक कोशिका की बाहरी सतह पर इस प्रकार से अंगुली के समान संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी वाला चित्र देखेंगे तो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी ये अंगुली के समान संरचनाएं। इन्हीं को तंतु रूप समुच्चय के नाम से जाना जाता है। इन्हीं अंगुली के समान संरचनाओं को तंतु रूप समुच्चय के नाम से जाना जाता है। तो ये अंगुली के समान संरचनाएं, जिनको आप किस रूप से जानते हैं? तंतु रूप समुच्चय, फिलीफॉर्म एपरेटस के नाम से जानते हैं। इनको किस नाम से जाना जाता है बच्चों? फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो तंतु रूप समुच्चय है वो किस कोशिका पर पाया जाता है? तो वो पाया जाता है सहायक कोशिका पर। अंगुली के समान संरचनाएं हैं सहायक कोशिका की बाहरी दीवार, जैसे मान लीजिए ये सहायक कोशिका है, तो इस प्रकार से अंगुली के समान संरचनाएं हैं जो लगी हुई हैं, इन्हीं को आप तंतु रूप समुच्चय के नाम से जानते हैं। तो ये है पूरा का पूरा संरचना किसका बच्चों? भ्रूणकोश का। तो अगर प्रश्न आता है कि पुष्पीय पौधों के या आवृतबीजी पौधों के भ्रूणकोश का या मादा युग्मकोद्भिद का सचित्र वर्णन कीजिए, तो यही चित्र आपको बनाना है। इन्हीं कोशिकाओं को आपको प्रदर्शित करना है। इधर ध्यान दीजिए, बीजांडद्वारी सिरे की ओर जो 3 कोशिकाएं हैं, कौन कौन सी 3 कोशिकाएं बच्चों? एक जो है, एक क्या है बच्चों? एग सेल। बीजांडद्वारी सिरे की ओर एक तो क्या है बच्चों? एग सेल है, अंड कोशिका है, प्लस 2 क्या है बच्चों? कौन है? सिनर्जिड सेल, सहायक कोशिका। तो 2 सिनर्जिड सेल हो गई, और एक कौन हो गई? एग सेल हो गई। इन्हीं दोनों संरचनाओं को मिला करके अंड उपकरण या एग एपरेटस कहा जाता है। इन्हीं 3 कोशिकाओं से निर्मित इस संरचना को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? अंड उपकरण के नाम से जाना जाता है, एग एपरेटस के नाम से जाना जाता है। तो कभी अगर पूछे कि अंड उपकरण क्या है, तो आप बताएंगे कि एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई बीजांडद्वारी सिरे पर उपस्थित संरचना क्या कहलाती है बच्चों? अंड उपकरण कहलाती है। किस नाम से जानी जाती है? अंड उपकरण के नाम से जानी जाती है। ये है हमारी कौन सी कोशिका बच्चों? अंड कोशिका। ठीक है, अंड उपकरण के नाम से जानी जाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? क्या आप बता लेंगे? चलिए, मैं इसका एक स्ट्रक्चर का एक फ्लोचार्ट समराइज कर देता हूं। तो अगर आप भ्रूणकोश की संरचना की बात कर रहे हैं, अगर आप भ्रूणकोश की संरचना की बात कर रहे हैं, तो भ्रूणकोश की संरचना में आपको कितने प्रकार की? 4 प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको पता है कि जो ये हमारा भ्रूणकोश होता है ये बहुकोशिकीय संरचना है। कैसी संरचना है बच्चों? ये बहुकोशिकीय संरचना होती है। ये जो हमारा भ्रूणकोश है ये भ्रूणकोश बहुकोशिकीय संरचना है, और इस बहुकोशिकीय संरचना में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। इसका मतलब इस पूरी की पूरी संरचना में आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको 7 कोशिका यानी 7 सेल देखने को मिलेंगे, प्लस 8 केंद्रक 8 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, है ना। तो 7 कोशिका और 8 केंद्रक से मिलकर के बनी हुई बहुकोश की संरचना है कौन? भ्रूणकोश। अब इधर ध्यान दीजिए, आप चाहें तो गिन भी सकते हैं। ऊपर की तरफ 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, नीचे की तरफ 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका, तो 3 3 6, और बीच में 1 केंद्रीय कोशिका, 7 कोशिका। केंद्रक गिनेंगे तो 3 केंद्रक ऊपर, 3 केंद्रक नीचे 6, और 2 केंद्रक सहायक कोशिका में जिन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, तो टोटल 8 केंद्रक हो गए।
चलिए अब एक एक करके आप बात कीजिए। इस बहुकोशिकीय संरचना में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो पहली कोशिका कौन सी है? प्रतिव्यासांत कोशिका। पहली जो कोशिका है वो कौन सी है बच्चों? प्रतिव्यासांत कोशिका। आप स्ट्रक्चर में देख करके बताइए कि जो प्रतिव्यासांत कोशिका है इसकी संख्या कितनी है। दो चीज़ें आपको बतानी हैं, एक तो प्रतिव्यासांत कोशिका की संख्या कितनी है और दूसरा आपको बताना है कि प्रतिव्यासांत कोशिका की उपस्थिति कहाँ है, यानी ये कहाँ उपस्थित है, किस सिरे पर उपस्थित है। यही दो बातें आपको बतानी है। तो आप स्ट्रक्चर को देखिए, बताइए प्रतिव्यासांत कोशिका किधर की ओर उपस्थित है? निभाग सिरे की ओर। और संख्या कितनी है? 1 2 3 है। तो बड़ी आसानी से यहाँ पे आप लिख दीजिए। जो प्रतिव्यासांत कोशिका है इसकी संख्या तो कितनी है बच्चों? प्रतिव्यासांत कोशिका की संख्या कितनी है? 3 है। तो चलिए हमने संख्या लिख दिया 3। और उपस्थिति किधर की ओर है बच्चों? इसकी निभाग सिरे की ओर। ये कोशिकाएं किधर उपस्थित हैं? निभाग सिरे की ओर उपस्थित होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। दूसरे प्रकार की जो कोशिका है वो कोशिका कौन सी है बच्चों? सहाय कोशिका। तो चलिए दूसरे प्रकार की जो हमारी कोशिका है उस कोशिका को क्या कहा जा रहा है? सहाय कोशिका कहा जा रहा है, सिनर्जिड सेल कहा जा रहा है। इन सिनर्जिड सेल की पोजीशन को देख करके आप वही दोनों बातें बता दीजिए कि इस सहाय कोशिका की संख्या कितनी होती है और इसकी उपस्थिति किधर की ओर है, प्रेजेंट कहाँ है ये। तो दो चीज़ें बताइए, एक तो इसकी संख्या और दूसरा इसकी उपस्थिति। ठीक है, बताइए स्ट्रक्चर को देखिए और आप बताइए मुझको। ये हो गया स्ट्रक्चर और आप देख रहे हैं तो सहाय कोशिका किधर उपस्थित है बच्चों? बीजांड द्वारी सिरे की ओर उपस्थित है और इनकी संख्या कितनी है? 2 है। तो चलिए अब आराम से आप इसको मार्क कर दीजिए कि भैया सहाय कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और ये कहाँ उपस्थित होती हैं? बीजांड द्वारी सिरे की ओर। कहाँ उपस्थित होती हैं बेटा? बीजांड द्वारी सिरे की ओर उपस्थित होती हैं। कहाँ उपस्थित होती हैं? बीजांड द्वारी सिरे की ओर उपस्थित होती हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। तीसरे प्रकार की जो कोशिका है वो कौन सी है बच्चों? अंड कोशिका है, या चलिए केंद्रीय कोशिका को ले लेते हैं। तीसरे प्रकार की जो कोशिका है वो कौन सी कोशिका है बच्चों? केंद्रीय कोशिका है, जिसको कि आप सेंट्रल सेल कहते हैं। तो ये तीसरे प्रकार की जो कोशिका है ये केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल। इसके बारे में भी वही चीज़ें बताइए, दो चीज़ें। कौन कौन सी? एक तो बताइए कि केंद्रीय कोशिका की संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है, और दूसरी बात बताइए कि इनकी उपस्थिति कहाँ पर ये उपस्थित होती है। इन दोनों बातों को आप बता दीजिए किसके बारे में। तो आप चलिए स्ट्रक्चर में देखिए। आप स्ट्रक्चर में बताइए केंद्रीय कोशिका की संख्या तो क्या है? 1 है, सबसे बड़ी कोशिका है भ्रूणकोश की और उपस्थित होती है भ्रूणकोश के मध्य में। बस वही पॉइंट आपको लिख देना है। तो चलिए संख्या के बारे में आपने बताया कि संख्या तो इसकी कितनी होती है बच्चों? संख्या होती है इसकी 1। तो संख्या तो है कितनी? 1। और अगर उपस्थिति की बात करेंगे तो भ्रूणकोश के मध्य में उपस्थित होती है। भ्रूणकोश के मध्य में उपस्थित होती है। कहाँ उपस्थित होती है? भ्रूणकोश के मध्य में उपस्थित होती है। कौन? केंद्रीय कोशिका। आपको पता है कि इसी केंद्रीय कोशिका के केंद्रक को किस नाम से जाना जाता है? ध्रुवीय केंद्रक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? ध्रुवीय केंद्रक के नाम से जाना जाता है। पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जाना जाता है। पोलर न्यूक्लियाई के नाम से। और बताइए ध्रुवीय केंद्रक की संख्या भी कितनी है? ध्रुवीय केंद्रक की संख्या भी कितनी है बच्चों? इसकी संख्या भी है कितनी? 2 है ना। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ये केंद्रीय कोशिका का केंद्रक ध्रुवीय केंद्रक कहलाता है और इनकी संख्या कितनी है? 2 है। एक कोशिका हमारी बच गई है। कौन सी कोशिका बच्चों? अंड कोशिका। तो चलिए चौथे प्रकार की जो कोशिका है, बहुकोशिकीय संरचना में चौथे प्रकार की जो कोशिका है उस कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? अंड कोशिका के नाम से जाना जाता है। और यही अंड कोशिका वास्तव में पुष्पीय पौधों का क्या होती है? मादा युग्मक होती है। यही अंड कोशिका पुष्पीय पौधों का मादा युग्मक होती है। इसके बारे में भी आप वही दो बातें बता दीजिए, एक तो इसकी संख्या बताइए और दूसरा ये कहाँ स्थित है, किधर की ओर उपस्थित होती है। ठीक है, तो चलिए जो अंड कोशिका है एक तो इसकी बताइए आप मुझको संख्या
कितनी संख्या होती हैं इसकी, और दूसरा बताइए इसकी उपस्थिति की आखिरकार कहाँ की ओर उपस्थित होती है। अगर इन दोनों बातों को आप बता दें तो मामला बन जाएगा। चलिए बताइए संख्या कितनी होती है बच्चों। इसकी संख्या तो कितनी है, 1 है, और उपस्थित किधर है, बीजांड द्वारी सिरे की ओर उपस्थित। बीजांड द्वारी सिरे की ओर, बीजांड द्वारी सिरे की ओर क्या होती है बच्चों, उपस्थित होती है। तो आपने सभी कोशिकाओं के विषय में बता दिया। एक बात आपको बताना और बाकी रह गया है, ये सहायक कोशिका से संबंधित क्या बात बतानी रह गई है। किसी सहायक कोशिका की बाहरी सतह पर, दोनों सहायक कोशिकाओं की बाहरी सतह पर अंगुली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। तो चलिए सहायक कोशिका के विषय में एक पॉइंट और बता दीजिए कि सहायक कोशिका पर क्या पाया जाता है, तंतु रूप समुच्चय। क्या पाया जाता है बच्चों, तंतु रूप समुच्चय यहाँ पर उपस्थित होता है। तंतु रूप समुच्चय सहायक कोशिका की बाहरी सतह पर क्या होता है, उपस्थित होता है, जिसको कि आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। तो यही फिलीफॉर्म अपरेटस आपको देखने को मिलेगा सहायक कोशिका की बाहरी सतह पर। इसका काम होता है पराग नलिका को बीजांडद्वारी सिरे की ओर आकर्षित करना। एक्चुअल में तंतु रूप समुच्चय क्या करता है, कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों को स्रावित करता है, और जब नर युग्मक को लेकर के पराग नलिका मादा युग्मक यानी अंड कोशिका के पास पहुंचेगी तो उस पराग नलिका को बीजांडद्वारी सिरे की ओर आकर्षित करने का काम यही तंतु रूप समुच्चय के द्वारा किया जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस दोनों टॉपिक से संबंधित सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आप देखिए उन प्रश्नों को जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में इस टॉपिक से संबंधित पूछे गए हैं। 2 प्रश्न यहाँ से, 3 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, अलग अलग वर्षों में आगे भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। पहला प्रश्न है, मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणुक विकास से आप क्या समझते हैं। आप बड़ी आसानी से परिभाषा बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं बच्चों, कि मादा युग्मकोद्भिद, ठीक है, क्या परिभाषा बता सकते हैं कि एक क्रियाशील गुर बीजाणु से, एक क्रियाशील गुर बीजाणु के विकास से भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद के निर्मित होने की प्रक्रिया को एक बीजाणुक विकास कहा जाता है। और इसके बाद आप बताइए कि इस मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश के निर्माण की प्रक्रिया में या विकास की प्रक्रिया में 3 क्रमिक समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 7 कोश की एवं 8 केंद्र की संरचना निर्मित होती है, जिसे भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये स्ट्रक्चर, ये चित्र बना करके आप एग्जामिनर को बताइए अपनी कॉपी में। कोई दिक्कत किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न फिर से वही है कि आवृत्त बीजियों में, प्रश्न वही फिर से है बच्चों कि आवृत्त बीजियों में मादा युग्मकोद्भिद के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर आप वहीं से शुरू करेंगे कि मादा युग्मकोद्भिद का विकास एक क्रियाशील गुर बीजाणु से होता है, जिसे एक बीजाणुक विकास कहते हैं। एक बीजाणुक विकास की प्रक्रिया में 3 क्रमिक समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 7 कोश की एवं 8 केंद्र की संरचना का निर्माण होता है, जिसे भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है। फिर से वही स्ट्रक्चर बना करके आप दिखाइए, ठीक है। तीसरा है, सामान्य भ्रूणकोश का चित्र बनाइए। सामान्य भ्रूणकोश का चित्र जो है वो भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बनाया था। ये जो चित्र है वो सामान्य भ्रूणकोश का ही चित्र है। तो इस स्ट्रक्चर को आपको एग्जामिनर को बनाना है और इन सभी कोशिकाओं को मार्क करना है, उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी की पूरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, आपको बातें पूरी तरह से समझ में आई हैं, आपको लगता है कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपका एम्ब्रियो सेक्स से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस लेक्चर से संबंधित पीडीएफ के लिए सामने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके संबंधित लेक्चर के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, और आप हमारे यूट्यूब चैनल स्प्लाइसिंग एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी तरह से आप चैनल के साथ जुड़ते रहें, चैनल को लाइक करते रहें, वीडियोज़ को शेयर करते रहें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। थैंक यू बेटा।